हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब जिस न्यू इंडिया की बार बार दुहाई देते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, उस न्यू इंडिया में क्या क्या हो रहा है हर बाखबर शहरी उसके बारे में अच्छी तरह से जानता है। अब ये एक ताज़ा मामला महाराष्ट्र से सामने आया है कि महाराष्ट्र की हज कमेटी में एक गैर मुस्लिम अफसर को तयन किया गया है, मुकर्रर किया गया है। इसी तरह आप जानते हैं कि सेंट्रल हज कमेटी जिसके तवस्सुत से हर साल 1,40,000 हिंदुस्तानी हज की सआदत के लिए जाते हैं, वहाँ अभी तक वो जो कमेटी है 23 अरकान की जो कमेटी होती है वहाँ कोई भी रुकन नहीं है। बिल्कुल कमेटी जो है खाली पड़ी हुई है, यानी सिर्फ जो है ब्यूरोक्रेसी पर तकिया किया जा रहा है हज के मामला, हज के उमूर की निगरानी के सिलसिले में। तो ये सूरत हाल है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब शबी अहमद साहब, जो सेंट्रल हज कमेटी के साबिक सेक्रेटरी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। शबी अहमद साहब, आपका सालार के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। ये जो मामला है सामने आया, ताज़ा मामला महाराष्ट्र के हवाले से सामने आया है कि गैर मुस्लिम अफसर को, जबकि हज एक्ट में लिखा गया है कि हज उमूर के सिलसिले में हुकूमत जो भी अफसर नामजद करेगी, मुकर्रर करेगी, उसका मुस्लिम होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मसूद भाई साहब, और सालार का भी बहुत शुक्रिया कि मुझसे इस सिलसिले में राब्ता किया। माफ़ कीजिए, मेरी आवाज़ थोड़ी आज गड़बड़ हो रही। तो ये जो ताज़ा बात आई है और बम्बई के मुसलमानों में इसको लेकर काफ़ी बेचैनी है। मेरे पास भी कई मैसेजेस आए, कल कई फ़ोन आए। ये सरासर एक तरह से मुसलमानों के मामलात और मुसलमानों के मसाइल के तई बेइतनाई है, लापरवाही है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर, जिसे कहते हैं कि तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक्ट 2002 के जब वो तदवीन हो रही थी उसकी, जब वो राइट किया जा रहा था, उसमें मैं उस अमल में शरीक था। और जो हज कमेटी एक्ट 2002 है, उसमें जो स्टेट हज कमेटीज का चैप्टर है, उसमें आर्टिकल 29 में क्लियरली लिखा हुआ है कि द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट हज कमेटी शैल प्रीफरेबली बी ए मुस्लिम। ये वर्डिंग सब, ये एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। तो जब इतना क्लियर और वाजे बात है, और ये भी सब सरकार को और हमारी हुकूमत को ये पता रहता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो रोल है वो बराह रास्त मक्का और मदीना की काम से होता है। और मक्का और मदीना मुकद्दस मुकामात पर किसी गैर मुस्लिम का दाखला ममनू है। मदीना में तो पिछले दिनों स्मृति ईरानी चली गई थी, लेकिन मक्का में तो जो मेरी नॉलेज है अभी तक किसी गैर मुस्लिम का दाखला मुश्किल है, मतलब अभी तक नामुमकिन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी हज कमेटीज को गैर फाल करना चाहते हैं, ऑफिसर्स को ऐसे ऑफिसर्स अपॉइंट करना चाहते हैं जो डायनामिक ना हो, जो बाकायदा काम ना करना चाहते हों। और इसका सबूत इस बात से भी मिल रहा है कि सेंट्रल हज कमेटी को अब मार्च 25 के बाद से कोई वजूद है ही नहीं जी, जबकि 23 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बाकायदा डायरेक्शन दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इसको तश्कील किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ही नहीं। अब ये एक अजीब बात है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत सी सरकारें आई हैं, बीजेपी की भी सरकार पहले भी आई है और मैंने उस जमाने में काम भी किया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हज कमेटी में थोड़ा तातुल हो गया है तो उसका टर्म बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए, लेकिन फौरन ही फिर हज कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है। और इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आप जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है वो अपने नॉमिनीज को भेजे हज कमेटी में, लेकिन हज कमेटी का वजूद तो बहुत ज़रूरी है।
मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि दिस वाज नॉट अफोर्डेड इवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जी, ब्रिटिशर्स ने भी हिंदुस्तान आजाद होने से पहले हज कमेटी नहीं कहते थे उस वक्त, हज कमीशन का हज कमीशन कहा जाता था। हज कमेटी आलम में वजूद में 1959 के एक्ट के जरिए आई थी। तो उन्होंने भी बराबर ये कहा कि हज कमीशन रहना चाहिए, और 1917 में भी, और उसको रिफॉर्मुलेट किया गया था 1900। लगातार उसकी कंटिन्यूटी आप देखेंगे तो बरकरार आपको मिलेगी। जी जी। और ये पहला मौका है आजादी के बाद। ये मैं कैसे बीच में शायद कुछ दिन जब ये 47 का जो पीरियड था, उस जमाने में भी हज कमेटी नहीं रही थी जी, लेकिन वो गैर दानिस्ता तौर पर नहीं हाँ रही हाँ थी। जी, ये जो है हालात के उस वक्त के हालात बिल्कुल नोयत जो थी उस वक्त डिफरेंट हालात थे। जी जी। उसमें तो किसी का कुछ भी नहीं पता। अब तो यहाँ पे तो कोई एक्सक्यूज की बात ही नहीं है। यहाँ जो है अभी माशाल्लाह इतनी मजबूत सरकार है, तीसरा टर्म की सरकार है, कोई किसी तरह का खला नहीं है, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हज कमेटी क्यों नहीं बनाई जा रही है? ये कोई भी ये मसला है, आप जो कह रहे हैं ना, ये 3 टर्म से आई है सरकार। गुज़िश्ता 6 साल से अब तक कोई मुकम्मल यानी 23 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी नहीं बनी, तश्कील नहीं दी गई। कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ, बार बार 2 या 3 मरतबा हुआ। अब उसमें एक मसला ये बताया जाता है कि बीजेपी के पास ना लोकसभा में 2 मेंबरान है, मुस्लिम मेंबरान है, ना राज्यसभा में कोई मुस्लिम मेंबर है। अब जो हज एक्ट आप लोगों ने बनाया था, वदा किया था 2004 का जो हज एक्ट है, 2 का माफ करना, 2 का मैं भूल जाता हूँ मैं, हालांकि मैं खुद उमर अब्दुल्ला साहब के पास गया था जब वह एक्ट तदवीन हो रहा था। तो 2002 के एक्ट में ये कहा गया है कि 2 अरकान जो है मुस्लिम होना चाहिए पार्लियामेंट के, और एक जो है राज्यसभा से होना चाहिए। अब इनके पास नहीं है, तो ये इस तरह से जो है तो दूल्हे लग। जी मसूद बारी साहब जी, ये कोई नई बात नहीं कही गई है जी। 2002 के एक्ट में जी कोई नई बात नहीं है जी। ये बात 1959 के एक्ट से चल रही है जी जी। 2 मुस्लिम एमपीज लोकसभा के नुमाइंदे और एक राज्यसभा का नुमाइंदा उसमें होना जरूरी है। और ये कोई बात नहीं है कि बीजेपी के पास नहीं है जी। बीजेपी तो एनडीए की एक कोलिशन पार्टनर है। हाँ। तो एनडीए में तो है मुसलमान जी। तो इसमें क्या कबाहत, क्या नजर क्या आता है कि ये क्योंकि लास्ट टाइम दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो थे उस वक्त जो है वो उनको रिटायर कर दिया गया, हटा दिया गया धनकर साहब को, और ये तो बिल्कुल चले आ रहे हैं आपके जो राजस्थान से जो ताल्लुक था बिरला साहब, लेकिन ये उनके तरफ से कोई जवाब नहीं जाता। प्रिसाइडिंग दोनों वजह ये है कि है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ जी। दूसरा मिसरा नहीं पढ़ूंगा जी। अच्छा, नजर जो आ रहा है वो है नहीं जी, जो होता है अंदर जी, वो नजर नहीं आता है जी। नियत ये है कि कोई डायनामिक हज कमेटी ना आए जी। कोई भी मुस्लिम इदारा, मैं हज कमेटी की क्या बात कर रहे हैं आप जी। मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दी जी। माइनॉरिटी कमीशन खाली पड़ा हुआ है, माइनॉरिटी कमीशन बिल्कुल तातुल में है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जी, बगैर वो बगैर किसी हेडलेस है और कोई उसमें मेंबर नहीं है जी। एक साहब को सिर्फ ऑफिशिएटिंग चार्ज दिया गया है। वो जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो आरएसएस का है उसके लोगों को लाके भर दिया जाता है, जैसा कि हज कमेटी में भर दिया गया। मैं कह रहा हूँ किसी से भी भरा जाए, काम तो करने के लिए इदारा तो होना चाहिए जी। अब उसमें जो बेचारे मुलाजिम काम कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन 20 साल पहले हुआ था जी। मैं नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एजुकेशन में भी रह चुका हूँ, आपको मालूम जी जी। तो उस वक्त 2004 में लोग रखे गए थे जी। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे अगर खत्म हो जाएगा तो जी। तो ये मैं समझता हूँ राष्ट्र की उद्भावनाओं से खिलवाड़ है जी। इस तरह की लापरवाही करके जी। और मुसलमान कोई आसमान से तो नहीं टपका है जी। मुसलमान मुस्लिम अफेयर्स हमेशा से रहे, हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं, पार्ट रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार है वो अपने हिसाब से चलाए, अपने नॉमिनी भेजे, इसमें क्या दिक्कत है। तो इससे अब ये किस तरह से जो है
हज कमेटी नहीं है कायम है, सेंट्रल हज कमेटी की बात कर रहा हूँ, जिसको उसके अलावा जो है ये गैर मुस्लिम अफसरान का तकर्रुर किया जाए। तो आप हज से वाबस्ता रहे हैं, तकरीबन 10-15 साल तक आप जो है तो रहे हैं, बाद अब रास तौर पर इन्वॉल्व रहे हैं, तो इससे किस हद तक मुतासिर होगी हज के इंतजामात वगैरह जो है? नहीं, इसको तो मुतासिर तो पूरी तरीके से होगी, क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं जी ये कमोबेश मां सिवाय वो 4 ब्यूरोक्रेट्स के जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टेटस के जी, होते हैं सेंट्रल हज कमेटी में, जी बाकी जो लोग होते हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा अवामी नुमाइंदे होते हैं, सिवाय लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के, जी बाकी जो है नॉमिनेट गवर्नमेंट ही करती 7 जी, मेंबर्स को, जी लेकिन वो किसी न किसी हद तक किसी न किसी जमीनी सतह पर जुड़े होते हैं। जी तो जो अवाम को दिक्कतें होती हैं, जो आम हाजी को दिक्कतें होती हैं, वो उनका काम होता है उसको कि नोटिस वो में ले आते हैं। हुकूमत की नॉलेज में ले आते हैं, जी और हर साल कुछ ना कुछ एक्शन होता था, कुछ ना कुछ बेहतरी होती थी। जी तो ये अमल अब खत्म हो जाएगा, जी क्योंकि भाई कोई ब्यूरोक्रेट कभी भी ये नहीं कहेगा कि हाँ, जैसे अगर माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से हज कमेटी माइनॉरिटी अफेयर्स चला रही है, जी उसके जो नुमाइंदे हैं वहाँ हज काउंसिल हज हैं, वो अपनी कमजोरियां खुद थोड़ी बताएंगे। जी तो और वो जो वहाँ काउंसिल जनरल बैठे हैं वो एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं, जी तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं होगी काउंसिल हज की कि वो काउंसिल जनरल के खिलाफ कोई बात लिख कर दें। जी जब हज कमेटी थी तो वो बाख्तियार इदारा थी। जी मुझे याद है कि हर साल हम पूरी कंप्लेंट्स का पूरा लिस्ट बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजते थे, और उस पर बात चलती थी, मे नॉट बी पब्लिकली, कॉन्फिडेंशियली बात बहुत तफसील से होती थी। काउंसिल जनरल को उस पर हमेशा बासफुर्स भी होती थी, लेकिन अब वो इदारा ही खत्म हो गया, अब कोई वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो अब ये जो बिल्डिंग सिलेक्शन का मामला है, उसके लिए कमेटी के मेंबरान जाया करते थे, देखते थे कि कहाँ पे बिल्डिंग लेना है, कौन सी लेना है, किस हिसाब से लेना है। अब ये सब मामला जो है पूरा का पूरा इन्हिसार हो गया है, यानी डाल दिया गया ब्यूरोक्रेसी पर, खाली, और हमारी ब्यूरोक्रेसी के बारे में मालूम है कि भाई कितनी करप्ट है। मैं तो खैर ये बात जनरली नहीं कह सकता जब तक कि किसी पर्टिकुलर आदमी का कोई, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूँ। जी जी तो हर तरह के लोग होते हैं। जी 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 लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज सोसाइटी होती है जी, और वो हमेशा जो है निर्माण के लिए, विकास के लिए, विकसित भारत के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जरूरी है मेरे हिसाब से। वो बेशक कोई भी जो सरकार हो अपने हिसाब से चलाए, तो वो पब्लिक की नॉलेज में आएगी अगर गलत चलाएंगे तो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर पूरी तरीके से हज का मामला नहीं छोड़ा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया सर। एक और बात मैं कह दूं कि कई बार स्टेट की तरफ से और भी कुछ मौके पर एज एन एक्सेप्शन नॉन मुस्लिम ऑफिसर्स आए हैं। जैसे मुझे याद है हरियाणा से आए, क्योंकि वहाँ वो नहीं था, लेकिन वो ऑफिसर्स थे। जी हज कमेटी काम कर रही थी, जो जैसे स्टेट हज कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ कोई मुसलमान ऑफिसर नहीं था अवेलेबल, तो वो उस वक्त के लिए मजबूरी कर दिया। अब मुझे अगर ये महाराष्ट्र में भी इसी हालात में, जबकि महाराष्ट्र जो है वो उस तरह की स्टेट नहीं है, वहाँ तो मुस्लिम ऑफिसर्स बहुत हैं। तो अच्छा, फिर नहीं भी है तो देयर इज ए रेमेडी, यू कैन बोरो सम ऑफिसर फ्रॉम द सेंटर ऑन डेपुटेशन, you can borrow the other state officers on deputation, can give him the charge of the Hajj। और महाराष्ट्र में अगर ये हो रहा है तो बहुत अफसोस की भी बात है और बहुत ताज्जुब की भी बात है, तशवीश की भी बात है। मुझे लग रहा है कि ये महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इसने ये इस हज कमेटी के इंस्टीट्यूशन को नुकसान क्या जख्म पहुंचाने के लिए ये किया है, ये कदम उठाया। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए शबी साहब। मैं भी बहुत मशकूर हूँ जी। ये शबी साहब का फरमाना ये है कि ये जो कदम उठाया गया महाराष्ट्र की हुकूमत ने, जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है और जो हुकूमत मुंतखब होकर आई है,
2024 नवंबर में, उसके बारे में ये कहा जाता है अपोजिशन की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से, पूरे हलकों में ये बात मशहूर है कि ये वोट चोरी के जरिए हुकूमत बनी हुई है। जैसा कि हरियाणा के बारे में भी कहा जाता है, दिल्ली के बारे में कहा जाता है, बिहार के बारे में कहा जाता है। उसके बावजूद ये हुकूमत इस तरह के इक़दाम कर रही है और ये नारा भी लगाया जाता है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब विकास का मामला आता, सबका मामला आता, तो सब में से जो है कुछ लोग, कुछ तबकात, कुछ वो जो है तबके जो है हटा दिए जाते हैं। सबसे मुराद जो है सिर्फ जो यहाँ का पैदाइशी तौर पर जो मुराद याफ्ता तबका है वो सब में शामिल होते हैं। वही जो है इस मुल्क के साम्राज्य से फ़ायदा उठा रहे हैं, मज़े उठा रहे हैं। और दूसरे जो तबकात है, जो बड़ी आबादी है, 85% जो आबादी है, वो इस साम्राज्य से महरूम है। ये सूरत हाल है, अमरन सूरत हाल है, हमारे मुल्क की सूरत हाल है। लेकिन महाराष्ट्र में जो मामला पेश आया, जिस तरह गैर मुस्लिम अफसर को मुकर्रर किया गया है, वो वाकई शबीर साहब का जो कहना है कि न सिर्फ जख्म पहुँचाने की कोशिश की गई, बल्कि ये तशवीश का भी बायस है। और इस पर पूरे मुस्लिम हलकों को जो है आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।